मेष राशि वालों, मिथुन राशि वालों और कर्क राशि वालों, आपके लिए अब गोल्डन पीरियड आ गया है। सूर्य के कारण सूर्य अभी मेष राशि में उच्च के हुए हैं 14 अप्रैल को, जो कि 14 मई तक, और मेष राशि मंगल की राशि है, जो कि ऊर्जा का सबसे पहला स्रोत और सबसे पहली राशि है। तो डेफिनेटली ये गोल्डन पीरियड रहेगा। 14 अप्रैल से शुरू होगा और लगभग 14-15 मई तक ये चलेगा। तो इस पीरियड में जो भी ये इस समय डिसीजन लेंगे, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी राशि है मिथुन। मिथुन के लिए ये कॉम्बिनेशन बनेगा 11वें भाव में, 11th हाउस में। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले प्लेनेट है। आपके मन में इच्छा है कि संतान की उत्पत्ति हो, नहीं हो रही थी। आपके मन में है कि ये एग्जाम हमारा क्रैक हो जाए। आपके मन में इच्छा है कि हमारा प्रेम संबंध हो, या फिर ये संबंध शादी तक चला जाए। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा। और जो कर्क राशि है, कर्क राशि के लिए 10th हाउस, अच्छा, कर्म कि कर्क राशि वालों के लिए क्या टाइम रहा है कि वो कर्म तो बहुत किए उन्होंने, उसका फल नहीं मिला। आप अगर चेंजेस के बारे में सोच रहे थे कि कोई जॉब चेंज करनी है, इस टाइम में बिना सोचे समझे आप आराम से जॉब चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं मंगल के ऊपर। मंगल खराब हो तो क्या करें? आखिर में हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। जी। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। इस महीने से लेके अगले महीने 15 तारीख तक एक गोल्डन पीरियड शुरू हो गया, और उसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है हमारे गेस्ट ज्योतिषाचार्य राहुल जी। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। जैसे मैंने कहा, मेष राशि और मिथुन और कर्क के लिए गोल्डन पीरियड है जी। तो सच में क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, और ये है सूर्य के कारण। सूर्य अभी मेष राशि में उच्च के हुए हैं 14 अप्रैल को, जो कि 14 मई तक शुक्र के साथ शुक्र आदित्य योग बना रहे हैं। आदित्य, सूर्य के नाम से शुक्र आदित्य, शुक्र आदित्य योग बनाएंगे। आदित्य सूर्य हैं और शुक्र हैं। और इसी प्रकार 30 अप्रैल को फिर से बुध भी इन दोनों ग्रहों के साथ में आ जाएंगे, तो बुध आदित्य योग भी बनेगा और मालव्य योग भी बनेगा। अच्छा। मेष राशि वालों के हिसाब से लगन में ही बनेगा, यानी मेष राशि में ही ये संयोग बन रहा है। और जैसा कि आप सुना होगा आपने कि मकर संक्रांति होती है जब मकर में सूर्य प्रवेश करते हैं। तो सूर्य की 12 संक्रांतियां होती हैं पूरे एक साल में, और ये संक्रांति में 12 में से ये संक्रांति सबसे अच्छी और उच्च स्तर की इसलिए है क्योंकि सूर्य इस राशि में उच्च के होते हैं। अच्छा। और मेष राशि मंगल की राशि है, जो कि ऊर्जा का सबसे पहला स्रोत और सबसे पहली राशि है। तो इसलिए इस कारणवश, जैसा कि अभी आपने शुरुआत में ही बताया कि मेष राशि वालों के लिए तो डेफिनेटली ये गोल्डन पीरियड रहेगा। 14 अप्रैल से शुरू होगा और लगभग 14-15 मई तक ये चलेगा। तो इस पीरियड में जो भी ये इस समय डिसीजन लेंगे, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। साथ ही साथ इनका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत इंप्रूव करेगा। साथ ही साथ में इनकी जो नेतृत्व करने की क्षमता पहले से थी, क्योंकि मेष राशि में भी वो क्वालिटी है और साथ में सूर्य में भी वो क्वालिटी है, क्योंकि सूर्य भी ग्रहों के राजा हैं। बुद्धि तर्क संगत बात करने वाली बातें, तर्क भी इनको यहाँ पर मिलेगा। और शुक्र का सानिध्य मिलने से क्या मिलेगा? प्रेम और ऐश्वर्य। अच्छा। तो इस मेष राशि के लिए इसलिए ये गोल्डन पीरियड है कि इस टाइम में अगर वो चाहते हैं कि किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं या कुछ नहीं, उसका कोई कंक्लूजन निकल पा रहा है, या रिलेशनशिप में थे लेकिन शादी के लिए नहीं प्रपोज कर पा रहे हैं, कर सकते हैं इस समय में। ये इनका डिसीजन मेकिंग करने का टाइम है। अपना डिसीजन बना लें अब। अच्छा। इस टाइम में बना ले कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, और जो डिसीजन जिस पर काम करेंगे वो रिजल्ट तक जाएगा। क्योंकि कई बार आप देखते हैं ऐसा होता है, हम डिसीजंस तो कर लेते हैं, योजनाएं बना लेते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं, या हमें छोड़नी पड़ती हैं। इस समय में अगर करेंगे तो फुलफिल होंगी। क्यों? फुलफिल करने वाले प्लेनेट हैं शुक्र, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले। आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कौन करेगा? वो शुक्र करेंगे। बुध उस पर तर्क संगत प्लानिंग करेंगे, लॉजिकली चीजें सामने वाले को समझ में आएंगी कि आप जो अपना पक्ष रखोगे वो चीजें सामने वाले को समझ में आएंगी। तो मेष राशि के लिए इसलिए ये टाइम पीरियड इसलिए ज्यादा बेस्ट है। दूसरा एक और इसका मुख्य कारण है, सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका है, ग्रहों के राजा हैं। अब आप जानते हैं कि पूरी जो सत्ता होती है वो राजा के हाथ में होती है। अगर वो कोई उस समय में ये कह लीजिए कि निर्णय ले दें या आप कोई आदेश कर दें, तो बाकी सबको मानना है, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो यहाँ पर मेष राशि के लिए लगन में ही सूर्य उच्च के बैठ रहे हैं, आपकी राशि में उच्च के होकर के बैठ रहे हैं, और जो कि ग्रहों के राजा हैं। तो आप इस समय सामने वाले को झुका भी सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चला भी सकते हैं। तो इसलिए मेष राशि के लिए सबसे पहली राशि जो आपने अब बताई है, जो सबसे बेहतर परिणाम देने वाली है, दूसरी राशि है मिथुन।
मिथुन के लिए ये कॉम्बिनेशन बनेगा 11वें भाव में, 11th हाउस में। फिर से मैं कहूंगा कि 11th हाउस में शुक्र सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। क्यों देते हैं? शुक्र इसलिए सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं इस भाव में, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि शुक्र फुलफिल करने वाले, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले प्लेनेट हैं। आपके मन में इच्छा है कि संतान की उत्पत्ति हो, नहीं हो रही थी। आपके मन में है कि ये एग्जाम हमारा क्रैक हो जाए। आपके मन में इच्छा है कि हमारा प्रेम संबंध हो, या फिर ये संबंध शादी तक चला जाए, या मेरी पार्टनर से नहीं बन रही थी वो बनने शुरू हो जाए, या फिर मैं विदेश यात्रा करना चाहता हूँ। इच्छा तो कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन यहाँ पर बुद्ध का सानिध्य होने से वो लॉजिकली होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, वो नहीं होता है, तर्क संगत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस तरफ आपको काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर वो चीज़ तर्क संगत है और नियति के हिसाब से चल रही है और आप उस लाइन में हो, उस ट्रैक पर हो, तो वो शुक्र इस समय, इस टाइम पीरियड में स्पेसिफिकली 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा। तो मिथुन राशि की भी इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही है। इनकम, प्रमोशंस दिख रहे हैं। 11th हाउस प्रमोशंस दे रहा है, आय के नए स्रोत दे रहा है, इनकम के सोर्सेज क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। कुछ लोग जैसे रेंटल इनकम कर लेते हैं, कुछ लोग और अदर एक साथ 2-2 3-3 काम करते हैं। तो बिल्कुल। वो एक सोर्सेज इनकम का एक यहाँ पे बनेगा। और जो कर्क राशि है, कर्क राशि के लिए 10th हाउस, अच्छा, कर्म। हाँ। यहाँ पर उनको आपने सुना होगा, अधिकतर पिछले पॉडकास्ट में भी मेरे थ्रू या अन्य एस्ट्रोलॉजर से भी आपने सुना होगा कि कर्क राशि वालों के लिए क्या टाइम रहा है कि वो कर्म तो बहुत किए उन्होंने, उसका फल नहीं मिला। बार बार ये सुनने में आ रहा होगा। तो 10th हाउस आपसे कर्म करवा रहा था, उसका फल नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ पर 10वें भाव का रिलेशन 11वें भाव से बन जाना और आपकी राशि के हिसाब से 10th हाउस में प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बनना, तो ये सीधे सीधे दर्शाता है कि अब आपकी जो कर्म है वो फल तक पहुंचेंगे। अच्छा। और आप अगर चेंजेस के बारे में सोच रहे थे कि कोई जॉब चेंज करनी है, इस टाइम में बिना सोचे समझे आप आराम से जॉब चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल चेंज करेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। स्थान परिवर्तन कोई सोच रहे थे कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना है, घर बदलना है, मकान बदलना है, बदल सकते हैं इस समय में। अच्छा, इस टाइम पे बहुत हो बहुत सकता है। बहुत बढ़िया परिवर्तन। अच्छा। तो ये 3 राशियों के लिए ये टाइम पे जो मैंने आपको स्पेसिफिक बताया है, इस टाइम में ये इन 3 राशियों के लिए बड़ा अच्छा है। तो ये 3 राशि इसी टाइम पे जो भी डिसीजन लेना है, डिसीजन ले और उसमें आगे बढ़े। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तीनों प्लैनेट्स जब एक साथ आते हैं, साल में एक ही बार आते हैं, पूरे वर्ष में एक ही बार आते हैं और लगभग 1 महीने के आसपास ही रुकते हैं एक साथ। तो ये 1-1.5 महीने का जो हेरफेर होता है, इस समय में अगर हम कुछ डिसीजन बना लेना अपनी लाइफ में, तो बहुत आगे तक काम आता। पूरे साल ये डिसीजन काम आते हैं हमारी जिंदगी में, तो वो कर ले तो बहुत बढ़िया होगा। अच्छा जी। तो ये तो हो गया योग की बातें सारे हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो ग्रहों का भी जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में, उससे बचने के लिए जो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ता है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिकल उपाय करना चाहिए जिससे हम बच पाए। तो मैं थोड़ा सा इसमें ना डायरेक्ट एक एक करके ग्रहों के ऊपर बात बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं इसमें बीच में ये कहना चाहूंगा, इसको और थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। एक्चुअल में ये इस तरह से है, लोग ना उपाय, जैसे किसी ने बताया कि भाई आप यहाँ पर जाकर के ये कुछ उपाय कर दीजिए, या शनिदेव को तेल से अभिषेक करिए, या मंत्र जाप करिए, ये सूर्य का उपाय है, ये मंगल का, ये बुध का। अब आदमी क्या चाहता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में मैं क्या इंप्रूव लाऊं, बिल्कुल, जिससे मेरी लाइफ में चेंजेस आए। तो छोटे छोटे चेंज, कहते हैं ना, छोटा बदलाव हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन जाता है, बड़ा बदलाव हमारे जीवन में लाता है। तो छोटी सी ही एक चीज आपको चेंज करनी है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और कर सकते हैं। आप शुरू करेंगे, आप बताएंगे कोई भी ग्रह जो आप बताएंगे। सूर्य से हम शुरू करते हैं, राजा ग्रहों से। देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, तो सूर्य के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान अपने केंद्रित कर लीजिए, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और आपकी कुंडली में पिता हैं, पिता के कारक हैं। अगर आपके पिता के साथ संबंध खराब है, तो आप आंख बंद करके कह दीजिए, या कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको कह देगा कि आपकी कुंडली में सूर्य खराब है। अच्छा। और उसको ठीक करने के लिए आपको अपने पिता के साथ संबंध अच्छे करने पड़ेंगे। घर में अगर बुजुर्गों के साथ आपके संबंध खराब हैं, तो डेफिनेटली आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, तो बुजुर्गों के साथ रिश्ता अच्छा कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जिनकी कुंडली में सूर्य खराब होगा, वो कभी भी सूर्य उदय से पहले उठ ही नहीं सकते। अच्छा। वो सूर्योदय के बाद ही उठेंगे, यानी 10 बजे उठ रहे हैं, वो 12 बजे उठ रहे हैं, जब तक सूर्य ऊपर आसमान में चढ़ गए तब उसके बाद वो उठ रहे हैं। तो जिनकी दिनचर्या खराब है, उनकी कुंडली में सूर्य डेफिनेटली खराब है। तो अगर उनको अपना सूर्य ठीक करना है, तो क्या चेंजेस लाना है अपनी लाइफ में? पिता की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, और सूर्योदय से पहले उठ जाओ। हाँ, बिल्कुल। ये आप करो। अगर ये बदलाव छोटे छोटे आप करेंगे, सूर्य डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। तो वाणी पे भी अपना कंट्रोल रखना चाहिए। देखिए, वाणी के देवता बुध हैं। अच्छा, वो वहाँ आएंगे, लेकिन बिल्कुल देखिए, पिता के साथ आप वाणी का कैसा प्रयोग करें, वो तो हर तरफ है ही है। बिल्कुल मैटर है, बिल्कुल मैटर है। अब हम आते हैं चंद्र के ऊपर। जी बिल्कुल। देखिए, चंद्र का सीधा सीधा संबंध जैसे सूर्य का पिता से है, चंद्र का माता से है।
तो आप अपनी माता को प्रसन्न रखेंगे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उनकी केयर करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बताता हूँ, चंद्रमा जल के भी कारक हैं। तो जो लोग आपने देखो पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, वेस्टेज करते हैं पानी का, आप समझ लीजिए कि उनकी कुंडली में चंद्रमा खराब है। वो बिना वजह पानी कभी खुला छोड़ दिया या कहीं पर भी कैसे भी वेस्ट कर रहे हैं, उनका काम वेस्ट करना है। अगर कुंडली में आपका चंद्रमा खराब है, पानी वेस्ट करेंगे और चंद्रमा और ज़्यादा खराब होगा। चंद्रमा ठीक करना है, माता को प्रसन्न रखिए, साथ ही साथ में पानी को बेवजह मत वेस्ट करिए, बिल्कुल मत करिए। जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसका अगर आप कोशिश करेंगे ना, उसकी अच्छे से प्लानिंग करके अगर आप कोशिश करेंगे कि आपने एक बकेट पानी भी अगर आपने एक दिन का बचाया ना, तो मेरे से लिख लो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, महिलाओं को सम्मान, माता का सम्मान, महिलाओं का सम्मान जो चंद्रमा वाले करेंगे, आप जिनका चंद्रमा खराब है, वो ये स्पेसिफिकली बताते जा रहा हूँ कि ताकि वो उसको ठीक करें, व्यूअर्स को भी ठीक से समझ में आए। तो चंद्रमा उनका बेहतर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसके अलावा जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो अलग चीज है, ये आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में आपको इम्पैक्ट दिखने लगेगा। ठीक है, ये दिखेगा आपको। ओके जी। अब हम आते हैं मंगल के ऊपर। मंगल खराब हो तो क्या करें? देखिए, मंगल सेनापति है और मंगल चाहता है कि आप कसरत करें। अच्छा, कसरत आप योग करें, व्यायाम करें एक्चुअल में। तो अगर आपको अपना मंगल ठीक करना है तो आप योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, कसरत कीजिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए। आपकी कुंडली में मंगल चाहे कर्क राशि नीच का। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जो लोग कहते हैं कि हम मांगलिक है, हमारी शादी नहीं हो रही, हमें तो मांगलिक मंगल दोष आ गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वहाँ पर आपको अपने मंगल के सही फल लेने हैं तो ये चीज़ें आप फॉलो करिए, आपको बहुत ज़बरदस्त अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपने भाई बहनों के साथ रिश्ते अगर ख़राब हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करिए, मंगल आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं बुध। बुध अगर खराब हो तो? देखिए, बुध अगर खराब हो तो बुध जो है वाणी, हम जैसे शुरुआत करते हैं तो वाणी पर अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा, आप कुछ भी कह दे रहे हैं, बिना सोचे समझे किसी को भी कह दे रहे हैं, तो आपकी वाणी एक, मैं समझता हूँ कि हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है कि आपकी वाणी ही सब कुछ आपसे कराती है। अगर आपने उस पर नियंत्रण नहीं रखा तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे रिश्ते आप देखते होंगे ना कि वाणी खराब होने की वजह से खराब हो जाते हैं, अभद्र भाषा की वजह से खराब हो जाते हैं। तो बुध आपको अच्छा करना है तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। दूसरा, रिश्तों की, मैं हर रिश्ते को भी जोड़ रहा हूँ। अगर आपकी बुआ जी के साथ में, आपके पिताजी की बहन के साथ अगर आपके रिश्ते खराब हैं तो डेफिनेटली बुध खराब है। तो उसके लिए क्या करना है, अपनी बुआ जी के साथ, आपके पिताजी की जो बहन है या आपकी खुद की जो बहन है, उनके साथ आपको रिश्ते अगर अच्छे बनाएंगे तो आपका बुध ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ में बुध को नपुंसकों की श्रेणी में भी रखा गया है। अच्छा, नपुंसक में भी 2 श्रेणी होती है। देखिए, पुरुष नपुंसक, स्त्री नपुंसक। तो बुध पुरुष स्त्री नपुंसक हैं। तो किन्नर जो होते हैं, अगर आप उनको दान पुण्य या कुछ भी कोई चीज़ भेंट करते हैं, कोई साज श्रृंगार की सामग्री उनको भेंट करते हैं, तो उससे भी आपका बुध अच्छा होता है। और गाय को हरा चारा डालना या कोई भी पेड़ आप एक अपनी तरफ से, पेड़ लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने पेड़ लगा दिया, जी मैंने तो लगा दिया, फोटो खिंचवा लिया, सेल्फी डाल दी, हो गया मेरा पेड़ लगाना, नहीं। प्लांटिंग के साथ साथ में उसकी पेरेंटिंग भी करो। जब तक वो पेड़ इस लायक ना हो जाए कि अब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गया हूँ कि मुझे पानी नहीं भी मिलेगा, मेरे को खाद नहीं भी मिलेगा, तो मैं जिंदा रहूंगा, तब वो पेड़ लगाना होगा, नहीं तो उसका वो पेड़ लगाना नहीं होगा। मतलब प्लांटिंग के साथ साथ पेरेंटिंग बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आपका बुध का। तो अब हम बात करते हैं जुपिटर, बृहस्पति। बिल्कुल, देखिए बृहस्पति ज्ञान के, उत्सव के देवता हैं, धन के देवता हैं, और साथ साथ में ये तीर्थ के देवता हैं। अच्छा, मंदिर के देवता हैं। अगर किसी की भी कुंडली में बृहस्पति खराब हैं, और बृहस्पति धन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी पहले पॉडकास्ट में भी हम बात कर चुके हैं, बृहस्पति जन्म कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। जो लोग धन के आकांक्षी हैं, जिनको चाहिए कि वो उनका धन विस्तार हो, आगे बढ़े, तो बृहस्पति को अच्छा कर लेना। क्या अच्छा तरीका करने का है? मंदिर की साफ सफाई, घर में जो मंदिर है खुद उसकी साफ सफाई करें। घर का जो खुद की मकान की है जो साफ सफाई, उसको खुद अपने हाथों से अगर कर सके वो करें। किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के, कोई मंदिर अगर आपको लग रहा है वहां पर साफ सफाई करें। गुरुद्वारे जाइए, अगर आप गुरुद्वारे से ऐसे धर्म से बिलोंग करते हैं, आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, मस्जिद जाइए, वहां की साफ सफाई करिए। मंदिर में कहने का मतलब है कि ऐसे स्थान की साफ सफाई करिए जो आपके लिए प्रार्थना का स्थान है, तो उस जगह की आप साफ सफाई करेंगे, बृहस्पति 100% आपका अच्छा हो जाएगा। गुरुजनों का आदर करिए, सम्मान करिए। ब्राह्मणों को कुछ भी जो वस्तु आप भेंट कर सकते हो, दान कर सकते हो, उनका आदर करिए। अगर आपने अपने बुजुर्गों का, पूर्वजों का, या अपने गुरुजनों का, अपने टीचर्स का आपने अपमान किया, करते हैं ना स्कूल में बच्चे करते हैं, ट्रोल करते हैं, उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, देखिए उनका बृहस्पति किसी कीमत पे अच्छा नहीं हो सकता। उनको आगे आने वाले समय में बहुत हो सकता है कि शार्प माइंडेड हो, ज्ञान बहुत अच्छा हो, लेकिन आगे आने वाले समय में जब उस पढ़ाई की वजह से जब जॉब करने जाएंगे, जब उस पढ़ाई को पैसे से बदलेंगे,
तब उनको तब तो समझ में आएगा कि हमने बृहस्पति पहले ही अपना खराब कर दिया था, अब ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं शुक्र। जी। शुक्र खराब होता शुक्र जो है वो लग्जीरियस और ऐश्वर्य के देवता हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास कोई वाहन है, वाहन से ही तो लग्जीरियस है। अब मैं कहने का मतलब, अगर आपके पास बड़ा अच्छा बंगला है, मकान आपके पास बहुत अच्छा है, आपके पास गाड़ी बहुत अच्छी है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा, कार्यालय आपका ऑफिस बहुत अच्छा है, वही लग्जीरियस है, मेरा मानना ये है। विदेश यात्रा करते हैं, है ना, आपका बिजनेस या जो भी चीज़ें हैं, ये सब लग्जरी से जुड़ी हुई चीज़ें जो ऐश्वर्य से जुड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर उपाय के रूप में कहूँगा कि अगर अपने गाड़ी की साफ सफाई अगर खुद करें, हाँ हाँ, तो 100% शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। साथ में अपने घर की कोई स्त्री, मतलब अगर रिलेशनशिप में पति पत्नी है तो पत्नी के लिए, अगर शादीशुदा नहीं है तो माता के लिए, बहन के लिए, है ना, या अपनी कोई महिला मित्र है उनके लिए। तो अगर कोई भी चीज़ सुगंधित, जैसे इत्र हो गया, इस तरीके की चीज़ अगर आप उनको भेंट करेंगे, शुक्र उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो ऐसी चीज़ों को, सुगंधित द्रव्यों को और सौंदर्य प्रसाधन करने वाली चीज़ों को आप मेल फ्रेंड को भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि अपने मित्रों को प्रसन्न रखना है, खुश रखना चाहिए। अपने आसपास का सराउंडिंग, अगर आप जो एनवायरनमेंट है उसको सुगंधित रखेंगे, शुक्र उससे बहुत अच्छा होता चला जाएगा। और अपने वाहन की, अपने घर की सफाई खुद करिए, देखिए इससे आपका शुक्र 100% बहुत improve अच्छा होगा। रहेगा। वाहन का उससे डायरेक्ट कनेक्शन है। अच्छा, अब हम बात करते हैं शनि की। देखिए, शनि जो सबसे बिल्कुल ठीक थोड़ा है। डरावनी कहते हैं बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप देखेंगे कि जो लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ, तो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ मेड जो है वो टिकती रही है, एक महीने में हमें 2 मेड बदलनी पड़ जाती हैं। आप सुनते होंगे ऐसा कई बार। बिल्कुल, हाँ। ऐसा किन लोगों के साथ होता है? जिनकी कुंडली में शनि खराब होता है। अच्छा, मेड टिकेगी नहीं, नौकर टिकेंगे नहीं, एम्प्लॉयज नहीं टिकेंगे, कर्मचारी आपके पास नहीं टिकेंगे, अगर आपका शनि खराब है। शनि अगर अच्छा है तो आपके एम्प्लॉयज आपके लिए जान दे देंगे, उनसे ज़्यादा ईमानदार आपके लिए कोई मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर अपने शनि को ठीक करना है तो अपने नौकरों को, अपनी मेड को, यानी गरीबों को, या आपसे जो निचले स्तर के जो लोग हैं उनके लिए अगर आप कुछ भी कर सकते हैं बेहतर उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो करें। उनको अच्छी सहूलियतें। शनि जो अपनी मॉरल ड्यूटीज़ नहीं पूरी करते हैं, और वो मॉरल ड्यूटीज़ हमारी घर से शुरू होती हैं, ऑफिस तक जाती हैं, और बाहर जब हम सड़क पे ट्रैवल कर रहे होते हैं या कहीं भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो मॉरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमारे साथ साथ चलती हैं। तो शनि, आप देखेंगे बहुत सारे लोग चलते हैं, वाहन पे चले, लेकिन उपद्रव मचा रहे हैं, हाँ, जबरदस्त बदमाशी हॉर्न दे करते रहे हैं, हैं, बिल्कुल, हाँ। किसी को ट्रोल करते हुए जा रहे हैं। एक आदमी जा रहा, बड़ा शांति से जा रहा है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी से, अपनी स्पीड भी फॉलो कर रहा है कि अगर 60 का बैरिकेड लगा तो 60 की स्पीड से जा रहा है। तो ये जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं, जो लोग फॉलो नहीं करते उनका शनि खराब होता है। और जो इसको ठीक करना चाहते हैं, अपनी मॉरल ड्यूटीज़ जो घर से शुरू होती हैं और वो आपके साथ साथ हर जगह ट्रैवल करती हैं, तो वो अपनी मॉरल ड्यूटीज़ आप अगर अच्छा निभाते चलेंगे तो डेफिनेटली आपका शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, 100% देगा। आखिर में हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। जी, वो खराब हो तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले राहु और केतु को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके मोबाइल से है। अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए। अच्छा। ठीक है। राहु और केतु इंस्टेंटली आपको अट्रैक्ट करने वाले प्लेनेट हैं। आप तुरंत अपना मोबाइल रखेंगे जेब से बाहर निकाल के कि भाई अब नहीं देख रहा हूँ, लेकिन इंस्टेंटली आपके माइंड के अंदर एक थॉट आएगा कि भाई ये देख लेता हूँ फट से ना, बिल्कुल, एक कोई सेकंड टेक्स्ट, में। कोई व्हाट्सअप आया होगा, कोई ये आया होगा, तो वो आपको पता भी नहीं है। आप जब चेक करेंगे ना अपना मोबाइल, उसमें देखेंगे आपका स्क्रीन टाइम 18 घंटे, 17 घंटे, 15 घंटे, 11 घंटे आ रहा है। आप सोचिए आप काम कितने घंटे कर रहे हैं, उसमें से आपका स्क्रीन टाइम कितना है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोग मोबाइल से और या अपने स्क्रीन टाइम से, ऐसी चीज़ों से जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है अपने टारगेट से, आज का आपने कुछ लक्ष्य बनाया है कि आज मैं ये अचीव करूंगा, लेकिन स्क्रोलिंग में आपका टाइम जा रहा है, तो समझिए कि फिर आपका राहु और केतु पीड़ित हैं, दोनों ग्रह पीड़ित हैं। और आप फिर वो कम कर दीजिए ऑटोमेटिकली। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। ये वो सारे उपाय हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं, जो ऑलरेडी मेरे सजेशन से लोग फॉलो कर रहे हैं और उसको फॉलो करने से उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं। मतलब जो इजी भी है और आप कर सकते हैं। उसको करके देखिए, एकदम से बहुत चीजें नहीं बदलती हैं, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा बदलाव लाइए, देखिए आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ओके, अब हम बात करेंगे, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो सोलमेट है, जी, सोलमेट की हम बात करते हैं ना, कि जैसे किसी को देखते हैं तो लगता है कि यार ये मेरा, मतलब मेरे लिए बना है या बनी है। जी, तो क्या ऐसा होता है कि राशियां जो हैं
जी। वो पिछले जन्म से कुछ उनका हिसाब किताब होता है कि भाई पहले से ही इनका फिक्स है, लास्ट बर्थ में भी कुछ बिल्कुल हुआ होगा। कार्मिक राशियां कह लीजिए कि हाँ भाई बिल्कुल वो बिल्कुल कार्मिक। पिछले जन्म से उनका हाँ, कोई रिश्ता ऐसा रहता है। हाँ। किसी को मिलते हैं तो लगता है कि इससे हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है, बिल्कुल। और बिना कुछ कहे हम जान गए, समझ गए कि ये क्या कहने वाली है या कहने वाला है। हाँ हाँ हाँ। और उसको देख के अजीब घबराहट, डर और इस यार तरीके एक के अलग से फीलिंग आता है, अलग तो से एक ये फीलिंग क्या है मतलब? ये पिछले जन्म का ही एक रिश्ता है। मैं आपको बताता हूँ ये किन राशियों के बीच में अधिकतर मैंने देखा है, जो हाँ। मेरी अपनी कैलकुलेशन है वो मैंने देखा है कि मेष का धनु राशि से। ओके। आप देखेंगे मोस्टली ज्यादातर लोगों के बीच में जो कार्मिक रिलेशन दिखेगा, जिनको आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे को बड़ा अंडरस्टूड करते, तो मेष और धनु राशि का जो आपस में कॉम्बिनेशन है जबरदस्त है। अच्छा। हाँ, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको आप कहोगे कि यहाँ भाई ये पिछले जन्म का रिश्ता था और इस जन्म में आके पार्टनर्स बन गए। दूसरी राशि है यहाँ पर कर्क और मीन। अच्छा। हाँ, कर्क का और मीन का रिश्ता। और तीसरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन है वो है वृषभ और वृश्चिक राशि का। ये तीन कॉम्बिनेशंस की मेरी अपनी रिसर्च है। इनका आपस में जब भी मैंने देखा है कि इनको आपस में एक दूसरे को ऐसा लगता है कि हम जन्म जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं और आपस में उसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग भी है, या वाद भी हो सकता है, लेकिन ये मैं मोस्टली मेरी ये अपनी कॉम्बिनेशंस मैंने देखे हैं कि ये कॉम्बिनेशंस हमेशा कार्मिक रिश्ता इनके साथ में रहता है। मतलब ये जो आपने कॉम्बिनेशन बोला, ये इनके फ्रेंडशिप हो या शादी हो या रिलेशन कुछ भी हो, कुछ भी तो इन हो, दोनों के बीच में बेस्ट हो सकता बेस्ट है। है। अच्छा। इनको पिछले जन्म का लगे। जैसे एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा, केतु और शुक्र का मैं बताऊंगा, जिनकी कुंडली में दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन बन जाए, मतलब पार्टनर्स की बात कर रहा हूं मैं, हाँ हाँ। तो आप आंख बंद करके उनको कह सकते हैं कि ये आपके पिछले जन्म का प्यार है। ओके। जो वो अधूरा रह गया या पूरा हो गया, ये दोबारा आ गया आपसे बदला लेने, लेकिन ये आपके पिछले जन्म का प्यार है। आप कह दीजिए आंख बंद करके। केतु के साथ चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, ग्रैंड बन रहा है, लेकिन आप आंख बंद करके उनको कह सकते हो साफ साफ कि या तो ये पिछले जन्म की माता या आपका माता पुत्र का रिश्ता रहा है, या फिर आप बहन भाई रहे हो। केतु चंद्र का कॉम्बिनेशन 100% दोनों की कुंडली में अगर वो कॉम्बिनेशन उस तरीके का बन रहा है, वो देखने की बात है, विश्लेषण करने की बात है कुंडली में कैसे आपको देखना है। और तीसरा कॉम्बिनेशन है केतु और बृहस्पति का। ये कॉम्बिनेशन बताता है गुरु और शिष्य का रिश्ता। ओह इंटरेस्टिंग। पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ 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 हाँ। और जन्म कुंडली में कौन कौन से भाव आपका पिछला कर्म दिखाते हैं, ये भी मैं आज आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। पंचम भाव दिखाएगा आपके पुण्य कर्म, अच्छा। जो आपने संचित कर लिए, यानी पिछले जन्म में करके आए और कुछ पुण्य कर्म बच गए, ओके। और वो पंचम भाव में शेष हैं, अभी बचे हुए हैं, सेविंग्स में रखे हुए हैं, और वो जब आपको जरूरत पड़ेगी तब वो निकाल खर्च सकते होंगे। हैं। हाँ। खर्च तब होंगे जब पंचमी इसकी कोई दशा आएगी। अच्छा। 9th हाउस है पिछले जन्म में किए गए भाग्य का, यानी वो भाग्य है जो आप पिछले जन्म में करके आए थे, वो 9th हाउस में प्लेस हो जाता है। और पिछले जन्म में अगर कोई कर्जा रह गया था किसी का, किसी भी रूप में, पिता का, माता का, भाई का, बहन का, दोस्त का, मित्र का, व्यापारी का, पार्टनर का, किसी का भी, तो 12th हाउस का जो ऋण है, यानी पिछले जन्म का जो कर्जा है, वो इस जन्म में आपको 12th हाउस की दशा में चुकाना पड़ता है। ओके। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। थैंक यू सो मच आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा ये डिस्कशन। जी, थैंक और आगे फिर हम आपको बुलाएंगे और बाकी सब्जेक्ट पर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। व्यूअर्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। और मेष राशि वालों, इसका जो ये गोल्डन पीरियड है उसका फायदा उठाइए और गो फॉर योर डिसीजंस एंड गो अहेड विथ योर वर्क्स।